डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल इनफर्टिलिटी कि अगर इनफर्टिलिटी है तो ओनली द फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल। मोस्ट ऑफ द टाइम या वी कैन से नाउ अ डेज मेल इनफर्टिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा राइज पर है जितना कि फीमेल्स में इश्यूज हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस सिर्फ फीमेल्स में ही नहीं, मेल में भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं आजकल। एंड इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि सेमन पैरामीटर्स को अफेक्ट करते हैं। तो क्या क्या वो मेन मेन चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से क्या रहेगा। तो हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में शोधन और शमन दो तरह की चिकित्सा मेन रहती है जब भी पेशेंट हमारे पास आता है। अगर हमारे पास पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आया है तो हम शमन चिकित्सा से उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो उसमें शोधन शोधन चिकित्सा जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें कि पंचकर्म, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, जैसा भी आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान आउट कर सकते हैं। और शमन में तो कुछ क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेन मेन मेडिकेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सेमन पैरामीटर्स ठीक नहीं है तो बस दो चार मेडिकेशंस जो भी आपको पेटेंट नज़र आती हैं वो दे देंगे, तो सब में एक जैसे फॉर्मूलाज वर्क नहीं करते हैं। पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से, पेशेंट की क्रॉनिसिटी के हिसाब से, उसकी अग्नि के हिसाब से जो है हम उसमें डिसाइड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करेंगे। शोधन के बारे में हम सभी जानते हैं कि शोधन में हमारा वमन या विरेचन, मेल इनफर्टिलिटी में सेवन पैरामीटर्स अगर ठीक नहीं है तो उस केस में विरेचन यूजुअली बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि पित्त वाली कंडीशंस में विरेचन का बहुत अच्छा रोल है। और अगर फीमेल में अगर कुछ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है तो उसमें वमन का बहुत अच्छा रोल है। तो अगर मेजर अगर उसमें कोई और इश्यूज नहीं हैं, सिर्फ सेवन पैरामीटर्स के ही इश्यूज आ रहे हैं, तो विरेचन आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि विरेचन से पित्त दोष का शमन हो जाता है। और वहाँ से जब हम रीजुविनेट करते हैं बॉडी को, टॉक्सिन्स को आउट करवा देते हैं, उसके बाद रसायन चिकित्सा या शुक्रवर्धक देते हैं, तो सेवन पैरामीटर्स अच्छे हो जाते हैं। जिसमें कि क्या क्या सेवन पैरामीटर्स में हमें बेसिकली देखना क्या होता है, एक हेल्दी सेवन पैरामीटर्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मायने रखती हैं। यूजुअली हम उसमें देखते हैं लिक्विफिकेशन टाइम। लिक्विफिकेशन टाइम जो एक हेल्दी माना जाता है 30 to 40 मिनट्स। अगर उससे ज़्यादा है तो वो भी ठीक नहीं है। कभी कभी किसी किसी पेशेंट में 45-50 मिनट्स या 1 आवर तक भी आता है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसमें कफ दुष्टि आ जाती है, तो उसमें हम कफ को ट्रीट करेंगे। पीएच वैल्यू मैंने कल परसों भी बताया था, अगर 7.5 के अराउंड है तो वो नॉर्मल है, ज़्यादा है तो वो भी वात दृष्टि में आ जाता है। काउंट्स जो हैं, नॉर्मल काउंट्स, उसमें आता है वैल्यूज़ 40 to 50 मिलियन। वैसे तो नॉर्मल कंसेप्शन, नेचुरल कंसेप्शन के लिए 40 to 50 मिलियंस होना ही चाहिए। 30 या 40 प्लस में होता है तो ठीक रहता है। WHO के पैरामीटर के अकॉर्डिंग 15 मिलियंस भी हैं तो उसको नॉर्मल में ले लिया जाता है, बिकॉज नाउ अ डेज हार्मोनल पैरामीटर्स, स्ट्रेस फैक्टर्स इतने ज़्यादा होने लगे हैं कि काउंट्स यूजुअली कम में ही दिखाई देते हैं। जो पहले 20 मिलियंस लिए जाते थे वो अब 15 मिलियंस पे आ गए हैं। तो 15 मिलियंस भी हैं तो आपको लैब वाले जो हैं उसको नॉर्मल में दिखाएंगे। लेकिन अगर नेचुरल कंसेप्शन के लिए अगर पेशेंट आपके पास आया है तो हमें उसको एटलीस्ट 30-40 मिलियंस या 50 मिलियंस तक तो लेकर जाना ही है। इसके बाद मोटेलिटी की अगर बात करें तो मोटेलिटी जो है वो 40-50% तक ही होना चाहिए, जिसमें प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। सो प्रोग्रेसिव मतलब जितना अच्छा मोटेलिटी सेमन का रहेगा, स्पर्म का रहेगा, उतने ही चांसेस ऑफ नेचुरल कंसेप्शन बिकम हायर। बिकॉज वी ऑल नो जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है, एक हेल्दी स्पर्म जो है वो जब एग को उस साइड को पेनिट्रेट करता है तो वहीं से फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो इसीलिए एक हेल्दी एग और एक हेल्दी स्पर्म का यूनियन ही एक हेल्दी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो मोटिलिटी
इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द स्पर्म, क्योंकि जितना अच्छी उसकी मोटेलिटी रहेगी, जिस समय इंटरकोर्स के टाइम में सर्विक्स में डिपॉजिट होता है सेमन, तो उसमें जो बहुत एक्टिव वाला या जो बहुत अच्छे से जिसकी मोटेलिटी होती है वही पेनिट्रेट करके पूरे वेजाइनल ट्रैक्ट को अक्रॉस यूट्रस वही अपने फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए मोटेलिटी काउंट्स थोड़े बहुत कम भी होंगे तो चलेगा, लेकिन अगर मोटेलिटी अच्छी है, मॉर्फोलॉजी अच्छी है, तो उसको सक्सेसफुल रिजल्ट देने में वो हेल्पफुल रहता है। सो इसीलिए 30 to 40 million काउंट्स, एटलीस्ट 40 to 50% प्रोग्रेसिव मोटेलिटी, एंड मॉर्फोलॉजी एटलीस्ट 4%। 4% से अबव नॉर्मल में आता है, बिलो 4% है तो वो मॉर्फोलॉजी जो है वो कम में आती है। मॉर्फोलॉजी क्या इंडिकेट करती है? द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल अगर कुछ डिफेक्ट है, हेड डिफेक्ट है, टेल डिफेक्ट है, वो मॉर्फोलॉजी में आते हैं। इसीलिए काउंट्स, मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी, पीएच, लिक्विफिकेशन टाइम, हमेशा जब भी रिपोर्ट लेकर आएगा आपके पास कोई मेल, सेवन पैरामीटर्स को अगर देखने के लिए बोलेंगे, ये सारे पैरामीटर्स चेक करने हैं। मेन पैरामीटर्स हैं, सिर्फ काउंट्स ही नहीं चेक करने हैं, सभी चीज़ों को चेक करना है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं कि काउंट्स भी ठीक नहीं है, मॉर्फोलॉजी भी ठीक नहीं है, मोटेलिटी भी अच्छी नहीं है, सभी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, तो हमेशा शोधन से शुरू करिए। और अगर कोई एक आध पैरामीटर ही डिस्टर्ब है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, तो आप शमन चिकित्सा भी दे सकते हैं। तो कुछ ऐसी शोधन ड्रग्स, जैसे मैंने बोला कि अगर एक्यूट कंडीशन में आ रहा है और बहुत सारे इश्यूज नहीं हैं, तो आप, एक मिनट, यस। सो कुछ शोधन हमारे पास, हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसे शोधन ड्रग्स हैं जिनको हम, अगर हमें लगता है कि पंचकर्म नहीं करना है, हम कुछ मेडिसिन से ही शोधन कर सकते हैं। तो उसमें कुष्ठ है, कटफल है, समुद्रफेन है, इक्षु है, उशीर है, वासुका है। और अगर शमन में ही अगर हमें जाना है तो कुछ शुक्रजनक हमारे पास मेडिसिन है, उष्णवीर्य, जो शुक्र जनन में हेल्प करती हैं। जैसे मैंने बोला कि पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, थोड़े बहुत ही हमें प्लस माइनस की तरफ जाना है, तो हम ये कुछ शमन ड्रग्स, अश्वगंधा, जैसे हम सभी जानते हैं अश्वगंधा, मोस्ट ऑफ द मेल पेशेंट जब तक हमारे पास आते हैं और कुछ भी चीज़ें अगर डिस्टर्ब हैं, तो अश्वगंधा, मूसली, सफ़ेद मूसली और ये सब चीज़ें अपने आप ही लेकर आ रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये सब में हेल्प करेगा, आपको पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से ये उष्णवीर्य में आते हैं तो शुक्र जनन में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी पित्त प्रकृति का है तो उसमें हमें नहीं देना है। अश्वगंधा, भल्लातक और मूसली ये हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर कफज में है पेशेंट और इस तरह के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें हम दे सकते हैं। ये शुक्र जनक में आते हैं। कुछ शीतवीर्य, अगर जैसे मैंने बोला पेशेंट पित्त प्रकृति का है, उस कंडीशन में आम्लकी, शतावरी और यष्टिमधु। तो ऐसा नहीं है कि शतावरी सिर्फ फीमेल्स के लिए ही बना है, जो भी शुक्रवर्धक मेडिसिन हैं वो मेल या फीमेल के लिए कॉमन है। पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से हम प्लान आउट कर सकते हैं। जैसे फल घृतम जो मैंने कल बताया था,
वो मेल फीमेल दोनों में ही हम प्लान कर सकते हैं। जब हमारे पास पेशेंट प्री कंसेप्शन फेज में आ रहा है, कुछ भी इस तरह के इश्यूज लेकर आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम फलग्रुतम दोनों को ही देते हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है और शुक्रवर्धक में भी आता है। एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी दोनों को ही अच्छा करने में हेल्प करता है। और यष्टि मधु हम सभी जानते हैं शीतवीर्य है, रसायन है, आम्ल की भी रसायन में आता है। अष्टवर्ग, अष्टवर्ग के भी जो हमारे पास कषाय फॉर्म में आता है, आजकल वटी फॉर्म में भी आने लगा है, उसको भी हम दे सकते हैं। शुक्र प्रवर्तक, कभी कभी ऐसा होता है कि काउंट्स बढ़ नहीं रहे हैं, हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं, सब टेस्ट नॉर्मल है, मतलब वहाँ पे कहीं प्रवर्तन नहीं हो रहा है, किसी तरह की रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है या स्रोतो अवरोध है। उस कंडीशन में शुक्र प्रवर्तक हम कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें अहिफेन है, धतूरा है, कर्पूर है, अकरकरा है, कपिकच्चू है। तो इनको ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ दे सकते हैं, पेशेंट की प्रकृति को एनालाइज करके इनको दे सकते हैं। ये कुछ कुछ मेन मेडिकेशंस हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली मेडिसिन। आप अपने एरिया में जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी इनमें से यूज कर सकते हैं। कुछ संभक मेडिकेशन, जैसे कभी कभी प्रीमेच्योर इजेकुलेशंस या कुछ इस तरह के इश्यूज आते हैं, या पॉलीस्पर्मिया के इश्यूज आते हैं, तो वहाँ हमें कभी कभी कुछ स्तंभक भी देनी पड़ती हैं। उसमें जाति पत्री है, भांग एंड केसर, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हम अलग अलग अपनी मेडिसिन को प्लान आउट कर सकते हैं। जिस तरह की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। तो पेशेंट की प्रकृति को देखिए, पेशेंट के सिम्टम्स को देखिए, उसके मेन इश्यूज को समझिए और उसके हिसाब से आप प्लान आउट करिए। तभी मैंने बताया था कि आयुर्वेदा कभी भी एक फॉर्मूला पे काम नहीं करता है। कॉन्सेप्ट या उसका सिद्धांत जो है, सिद्धांत अगर आपको समझ में आ जाता है तो सिद्धांत के हिसाब से आप एन नंबर ऑफ मेडिसिन उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनका मिक्स एंड मैच कर सकते हैं और उसको पेशेंट में यूज़ करके रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन जो मेल में इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूती पुएरेटस, मतलब पस अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या प्लान आउट करेंगे। पस हमेशा पित्त वाली कंडीशन में आता है, मतलब जब भी कभी इन्फेक्शन हो गया और हमें पस दिखाई दे रहा है तो हमेशा एक चीज़ को हम दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। तो पूती पुएरेटस में सबसे पहले दीपन पाचन देकर विरेचन प्लान आउट कर लेंगे। विरेचन के बाद फिर हम शोधन मेडिसिन सॉरी शमन वाली चिकित्सा देंगे, रसायन या शमन। गुडुचि रसायन में आ गया। समीर पन्ना ग्रस्त जो है इसमें हम प्लान आउट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ यही देना है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग या पेशेंट की जिस तरह के भी सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हैं। त्रिफला इसमें अच्छा काम करेगा। चंद्र प्रभावटी, चंद्र प्रभावटी तो बहुत ही अच्छा रसायन है। दशमूला रिष्ट भी दे सकते हैं, जो 10 तरह के इसमें जड़ी बूटियां हैं, वात का भी बैलेंस करने में ये बहुत अच्छा काम करता है और साथ ही साथ त्रिदोष पर भी काम करता है। पॉलीस्पर्मिया, जैसे मैंने पहले बताया कि जिसमें सेमेन जो है वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में होता है। कई बार ऐसा देखने में भी आता है कि जैसे मैंने बताया एवरेज 40 to 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन तक, बट समटाइम्स 100 प्लस में भी जाता है, 100 मिलियन, 110 मिलियन, तो उसको पॉलीस्पर्मिया में लिया जाता है, जिसमें अति प्रवृत्ति ऑफ शुक्र वह स्रोतस की हो रही है। उसमें हमें उसके अति प्रवर्तन को रोकना है, जिसमें कभी कभी क्वालिटी तो नहीं मिलेगी लेकिन सेमन जो है वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसमें स्तंभन चिकित्सा पे ध्यान देना है, जिसमें बिल्व, सारीवा, शुंठी, गोक्षुर आदि गुगुल, ये हम उसमें प्लान आउट कर सकते हैं। तो जिसके कारण गोक्षुर जो है वो फर्टिलिटी रेट को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अगर कुछ हो रहा है उसका भी प्रवर्तन करने में हेल्प करता है। सिर्फ मूत्रल ही नहीं है ये शुक्रवर्धन में भी आता है, मतलब क्वालिटी को अच्छा करता है, काउंट्स में, इसके अलावा मोटेलिटी में, मॉर्फोलॉजी में, इन सब को बढ़ाने में ये हेल्प करता है।
और बिल व सारी शुंठी जो है, इनमें से ज़रूरी है आपको सभी मिलाने हैं, आपके पास जो अवेलेबल है उसके हिसाब से आप मिला सकते हैं। अति अगर प्रवृत्ति शुक्र की हो रही है उस कंडीशन में। और इसके अलावा पेशेंट में रूल आउट करेंगे डायबिटीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है या कोई और ऐसे कारण तो नहीं है। निदान परिवर्जन तो हमेशा करना ही है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि निदान परिवर्जन जब तक नहीं किया है तब तक हमें कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आज की डेट में पेशेंट कई बारी जो है हमारे ट्रीटमेंट से रिजल्ट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर निदान परिवर्जन नहीं किया तो रिकरेंस उसका होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमेशा निदान परिवर्जन पे भी हमेशा फोकस करना है। तभी मैंने कहा था फर्स्ट डे में ही कि जब भी हम अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं उसमें लाइफस्टाइल करेक्शन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें एक हेल्दी स्लीप पैटर्न, वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, इसको भी ज़रूर इंक्लूड करना है। एंड आहार, एक हेल्दी नरिशिंग और न्यूट्रिशियस डाइट, इस पे भी फोकस करवाना है पेशेंट को हमेशा। तब नंबर 4 पे अगर अपने ट्रीटमेंट को रखते हैं या मेडिकेशंस को रखते हैं, रिजल्ट्स जल्दी भी मिलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगे। अगर सिर्फ मेडिसिन पे ही पेशेंट जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करता, तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, रिकरेंस हो जाएगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव दीज 4 पैरामीटर्स। नेक्स्ट हमारा है ओलिगोस्टेनोटेरेटोजोस्पर्मिया। बहुत कॉमन है, आज की डेट में बहुत सारे मेल इससे सफ़र कर रहे हैं। ओलिगोस्टेनोटेरेटोजोस्पर्मिया में जहाँ पर काउंट्स भी कम है, मोटेलिटी भी कम है, मॉर्फोलॉजी भी कम है, सभी पैरामीटर्स जो हैं उसके कम की तरफ हैं, उसको ओलिगोस्टेनोटेरेटोस्पर्मिया या शॉर्ट में ओट्स भी कह दिया जाता है, OATS। तो वॉल्यूम, काउंट्स, मोटेलिटी, ये सभी जो हैं इसमें कम दिखाई देंगे। इसमें भी हम सबसे पहले अगर विरेचन करवाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। बहुत सारी कंडीशंस जो है वो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं, और पंचकर्म जो है हमारा उस मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है, अग्नि को हमारे बढ़ाता है। कुछ भी अगर अग्नि मांदे हो रहा है या अग्नि की वृद्धि हो रही है तो अग्नि को बैलेंस में लाता है। आम का संचय अगर शरीर में है उसको बाहर निकालता है। तो इस तरह की कंडीशन में सबसे पहले आप दीपन पाचन देकर विरेचन प्लान करिए। विरेचन के बाद फिर आप रसायन औषधियाँ दीजिए। साथ ही साथ टेस्ट पूरे करवाइए। कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक कंप्लीट एनालिसिस। वैसे तो हमारे पास जब तक पेशेंट आता है वो चारों तरफ से थक हार के आता है, तो ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट करवा कर आता है। 1 मिनट। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हमेशा दीपन पाचन तीनों ही पैरामीटर्स अगर डिस्टर्ब हैं तो विरेचन से बहुत सारी चीज़ें करेक्ट होती हैं। विरेचन से, क्योंकि आम का संचय जो है वो जब बाहर निकलता है तो सेल्स दोबारा से रीजुविनेट होते हैं, रिफ्रेश मोड पे आ जाते हैं, फंक्शन उनका दोबारा से स्टार्ट होता है। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे कारणों में आम के संचय के कारण जो फंक्शनिंग है, चाहे वो यूट्रस की ले लीजिए, टेस्टिस की ले लीजिए, या किसी भी और सिस्टम की ले लीजिए, ऑर्गन की ले लीजिए, विरेचन से आम का संचय जब
ख़त्म होता है तो वो दोबारा से अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं और उससे ही कई बारी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी आगे हम एक केस भी डिस्कस करेंगे। तो विरेचन करने के बाद फिर आप शुक्रवर्धक और रसायन चिकित्सा देंगे, जिसमें जो कॉमन जैसे मैंने बताया कि अश्वगंधा भी है, स्वर्णमाक्षी भी है, सभी पेटेंट भी आते हैं, उनमें आप ये इंग्रेडिएंट्स चेक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इरेक्शन डिसऑर्डर, ईडी इज अगेन वेरी कॉमन। ईडी का रीजन आज के समय में 90% मेल में स्ट्रेस है। स्ट्रेस इश्यूज की वजह से इरेक्शन वाले प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। हमने देखा कि कभी कभी जिस समय फर्टाइल विंडो होता है और हम कपल को एडवाइस करते हैं कि अगर आज अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो वी विल मिस दिस साइकिल और हमें फिर से अगले साइकिल में वेट करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रेस इश्यूज जो है वो बहुत कॉमन है ईडी के इश्यूज, या दिस इज अगेन वेरी कॉमन इन डायबिटिक पर्सन्स, क्योंकि वहां पर भी धातु शैथिल्य की वजह से सर्कुलेशन, तो जो भी आप उसमें देखेंगे निदान जो है, निदान परिवर्जन करना है कि कौन सा रीज़न है इसमें जिसकी वजह से ईडी के इश्यूज आ रहे हैं। अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को रिलीज करना है विद द हेल्प ऑफ सम मेथड या कुछ थेरेपीज जिसमें शिरोधारा भी कर सकते हैं, और अगर कोई और इश्यूज हैं तो उनको आपने करेक्ट करना है। तो शोधन, शमन, जैसे भी चिकित्सा आपको ठीक लगे। सिद्ध मकरध्वज इसमें अच्छा काम करता है। एकांगवीर रस, एकांगवीर रस भी आप दे सकते हैं। सिद्ध मकरध्वज लेकिन पित्त को बढ़ाता है, तो अगर पित्त प्रकृति है पेशेंट की तो उसमें सोच समझ के देना है, और समर्स है तो उसमें भी नहीं देना। इसके अलावा ईडी के इश्यूज में कुछ ऑयल्स का भी इस्तेमाल अभ्यंग के लिए दे सकते हैं पेनिस वाले एरिया में। एक मिनट। गोपाल तेल, श्री गोपाल तेल भी इसमें अच्छा काम करता है, उसका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं पेशेंट ने, क्योंकि मसाज करने से भी सर्कुलेशन बढ़ता है और सर्कुलेशन बढ़ने से कई बार ईडी के इश्यूज ठीक हो जाते हैं। देन द नेक्स्ट इज द प्री मेच्योर इजैकुलेशन। इसमें भी प्री मेच्योर इजैकुलेशन मतलब कि इरेक्शन तो हो रहा है लेकिन जल्दी ही इजैकुलेट हो जा रहा है। इसमें भी स्ट्रेस इश्यूज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस कि जल्दी इजैकुलेट हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम को बढ़ाना है, उसके लिए थोड़ा हम स्तंभन चिकित्सा इसमें दे सकते हैं। विष्टिंदुकवटी अगेन वार्म एंड कंसिस्टेंसी, तो इसको हम या तो घृत के साथ मिलाकर दे सकते हैं और या फिर इसकी क्वांटिटी कम करके दे सकते हैं। जाति फलादि चूर्ण दूध के साथ दे सकते हैं पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से या मौसम के हिसाब से। एंड अश्वगंधा ऑयल या श्री गोपाल तेल लोकल एप्लीकेशन के लिए ईडी वाले इश्यूज़ में, प्री मेच्योर वाले में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बला तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शीर बला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसी पेशेंट की नीड है उसके हिसाब से हम डिफरेंट ऑयल्स के एप्लीकेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। एजोस्पर्मिया, पहले काउंट्स ठीक थे लेकिन अभी जब दोबारा करवाया, कुछ टाइम के बाद करवाया, तो उसमें काउंट्स कम होते होते बिल्कुल नील पे चले गए। एजोस्पर्मिया में अगर आपके पास पेशेंट इस तरह का आ रहा है कि पहले ठीक थे बाद में कम हो गए, तो उसमें तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और यदि बिगिनिंग से ही एजोस्पर्मिया है, अगर उसके पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो पहले कंप्लीट थॉरो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करवाएंगे? स्क्रॉटम का सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाएंगे,
हार्मोन्स के टेस्ट करवाएंगे। सेमन में अगर 0 आ रहा है तो ये दो तो ज़रूरी है। अगर इनमें चीज़ें ओके आ रही हैं, अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल ठीक है और हार्मोनल पैनल भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, तब तो हम उसको एश्योर कर सकते हैं कि येस, विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा हम इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन हार्मोनल डिसबैलेंस आ रहा है या अल्ट्रासाउंड में भी कुछ, या तो एनाटॉमिकल डिफेक्ट की टेस्टिस का साइज़ बहुत छोटा है, या वहाँ पर वेरिकोसील आ रहा है, वेरिकोसील भी आजकल बहुत कॉमन देखने में आ रहा है, तो उस कंडीशन में फिर उनको रूल आउट करना है कि किस ग्रेड तक वेरिकोसील है या हार्मोनल डिसऑर्डर किस लेवल तक है। बहुत ज़्यादा अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं तो उसमें फिर हम किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में अगर वो कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं तब तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज पेशेंट को पहले ही क्लियर आउट कर देते हैं। लेकिन अगर सारे पैरामीटर्स ठीक है फिर भी येजू है, तब तो हम अपनी शोधन शमन या उत्तर बस्ती के ट्रीटमेंट से इस पर काम कर सकते हैं। उत्तर बस्ती से भी कई बारी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब थोड़े बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस है और हमें खाली चैनल्स को नरिश करना है तो उसमें मेल उत्तर बस्ती में से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बस्तान बस्ती का इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है। वो हम उत्तर बस्ती जब डिस्कस करेंगे उसमें हम इस टॉपिक को लेंगे। तो उस कंडीशन में एजोस्पर्मी में जहाँ हार्मोनल पैरामीटर्स ओके हैं, शोधन चिकित्सा के साथ हम इसमें रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम केस डिस्कस करेंगे उसमें मैं बताऊंगी। हमारे पास एक केस था ऐसा जिसमें हमें रिजल्ट्स मिले। तो शोधन के बाद शमन चिकित्सा और उत्तर बस्ती को आप प्लेन उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं या योग बस्ती के साथ भी दे सकते हैं, जैसा आपको लगता है उसमें वो हेल्प करता है। नेक्स्ट वेरिकोसील, जैसे मैंने बोला वेरिकोसील ये भी आजकल बहुत ही कॉमन दिखाई देना शुरू हो गया है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। इसके अंदर हार्मोनल पैनल में क्या करवाएंगे मेल्स के अंदर? सीरम एक टेस्टोस्टेरोन? एक मिनट में बता रही हूँ, मैं एक फ़ोन अटेंड कर लूँ, बस अभी बता रही हूँ आपको। हार्मोनल टेस्ट में हम उसमें एफएसएच, एलएच, प्रोलेक्टिन ये सब टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि ये भी बिलो 10 की रेंज में ही जो है नॉर्मल रहते हैं। अगर हायर रेंज पे हैं तो ये डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं शुक्र जनन में। तो ऐसा नहीं है सिर्फ फीमेल्स में ही रिस्पॉन्सिबल है, मेल में भी अगर हायर लेवल पे हैं तो दे आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द फेलियर, कि शायद टेस्टिस से ठीक से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है स्पर्म्स का। तो ये हम कॉमनली टेस्ट करवाते हैं। तो वेरिकोसील आज की डेट में बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रही है। कई बारी दोनों साइड में होती है, कई बारी कौन ज्वाइन कर रहा है इस समय? प्लीज़ एक तो आप लोग ना टाइम पे ज्वाइन किया करिए, बीच में ज्वाइन करने से बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो वेरिकोसील भी अगेन वेरी कॉमन, ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक तो हम इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पंचकर। उसमें हमेशा शोधन करवाइए।
और अगर ग्रेड 3 से ऊपर चला गया, ग्रेड 4 की तरफ अगर पहुंच गया वेरिकोसील, तो उस कंडीशन में फिर हम सर्जरी ही करने को बोलते हैं पेशेंट को, क्योंकि उस कंडीशन में फिर वो लास्ट पे जब पहुंच गया है, देन इट इज लाइक डिफिकल्ट या स्टेगनेंट हो जाता है, फिर वो मेडिसिन के थ्रू या पंचकर्म से भी करेक्ट नहीं हो पाता। शोधन करवाने के बाद में कुछ हम उसमें लेप भी लगाने को बोलते हैं। परेशान कर रहा है आज। ओके, तो वेरिकोसील में शोधन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं अगर ग्रेड 2 तक है। ग्रेड 3 या उससे अबव है तो 50-50 चांसेस हैं। ग्रेड 4 में बहुत रेयर कोई कंडीशन नहीं होगी जिसमें करेक्शन होती है। अदरवाइज ग्रेड 4 में आप पेशेंट को बोलिए सर्जरी करवा के आइए। सर्जरी करवाने के बाद अगर आप शोधन करते हैं तो रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं, अदरवाइज फिर से रिकरेंस होना शुरू हो जाता है। तो शोधन करवाने के बाद में विरेचन जब हो गया, उसके बाद आप उसको दशांग लेप बोल सकते हैं लगाने के लिए। पिंड तेल से भी डेली उसका मसाज करने को बोल सकते हैं स्क्रोटल रीजन को। और पित्त शामक इसमें औषधियाँ बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। चंद्रकला रस है, कामदूधा रस है, प्रवाल पंचामृत है, प्रवाल पिष्टी है, अभिपत्तिकर है, ये सारी। और इसके साथ साथ शुक्रजनक मेडिसिन इनके साथ साथ देते चले जाइए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स वेरिकोसील में मिल जाते हैं। और वेरिकोसील के कारण अगर ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो हटते ही दोबारा से सेवन पैरामीटर्स अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। ये कुछ कॉमन मेल डिजीजेस और हम किस तरह से उसको आयुर्वेद में ट्रीट कर सकते हैं। अब हम कुछ केस डिस्कशंस करेंगे। फर्स्ट है, एक मेल पेशेंट हमारे पास आया था 30 इयर्स की एज में, और उसका एजोस्पर्मिया था। अल्ट्रासाउंड में दोनों तरफ टेस्टिस का साइज स्मॉल था। पेशेंट की प्रकृति वात कफज में थी और वेट उसका 107 kg। ये साथ में रिपोर्ट अटैच है जो वो पहले करवा के लाया था जब हमारे पास आया था। एंड वात कफज होने की वजह से उसका वेट भी बहुत ज़्यादा था। सो सॉरी, एक सेकेंड मुझे दीजिए बस।
तो उसका वेट भी बहुत ज़्यादा था और जिसकी वजह से उसकी जो चीज़ें थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। उसके हार्मोनल टेस्ट बिल्कुल फाइन थे, किसी तरह का वेरिकोसील, हाइड्रोसील ऐसी कोई भी इश्यूज़ नहीं थे। इसलिए हमें लगा कि हम जहाँ इसके कफ का लेखन और छेदन करेंगे तो वहाँ से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए पूरा कंप्लीट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है आगे की चीज़ों को हमें प्लान आउट करने के लिए। सबसे पहले उसका हमने पंचकर्म कराया, विरेचन। विरेचन करने के बाद जो है हमने उसको लेखन बस्ती प्लान किया और लेखन बस्ती के साथ उत्तल बस्ती हमने दिया। 2 टू 3 राउंड्स जब उसको हमने दिए और रसायन चिकित्सा साथ-साथ देते चले गए, तो उसके काउंट्स जो हैं वो बढ़ गए। उसके काउंट्स 7 टू 10 मिलियंस के आसपास आ गए, मोर्टेलिटी अच्छी हो गई उसकी, मॉर्फोलॉजी अच्छी हो गई। तो ये जहाँ हमें जब केस समझ में आता है और केस समझ के जब हम राइट वे में अप्रोच करते हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं और साथ-साथ जो है हमारे सक्सेस रेट्स भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट केस है 40 इयर्स की एज में एक पेशेंट हमारे पास आया। उसको ईडी के इश्यूज़ थे, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको एंड उसकी एज 40 थी, वाइफ की भी ऑलमोस्ट इसी एज ग्रुप में थी। उनको इस मेल पेशेंट की वजह से आईवीएफ सजेस्ट कर दिया गया था क्योंकि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेनी मेडिकेशंस उसका ईडी वाला इशू करेक्ट नहीं हो रहा था। बट उसका वर्क एनवायरनमेंट की वजह से स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा रहते थे। इसीलिए हमने उसको शोधन चिकित्सा दी क्योंकि काफ़ी टाइम से वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था। तो शोधन दिया हमने, विरेचन पहले करवाया, विरेचन के बाद रसायन चिकित्सा करी और लोकल एप्लीकेशंस के साथ साथ शुक्रवर्धक चिकित्सा करी। 2 टू 3 मंथ्स ट्रीटमेंट लेने के बाद उसके ईडी वाले इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए एंड उसकी वाइफ ने नेचुरली कंसीव भी कर लिया एट द एज ऑफ 40 इयर्स। नेचुरली कंसीव किया, पूरा एंटीनेटल केयर आयुर्वेद से लिया एंड शी डिलीवर्ड द हेल्दी मेल बेबी। तो ईडी वाले इश्यूज में 90% जैसे मैंने बोला रीज़न इज़ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए हम या तो लोकलाइज्ड वे में अप्रोच कर सकते हैं या फिर हम पंचकर्म के साथ जब अप्रोच करते हैं तब भी हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट इज़, ये भी एक केस बहुत अच्छा था। 30 इयर्स की एज में ये पेशेंट हमारे पास आया जिसमें एज़ोस्पर्मिया था और आईवीएफ के लिए उसको बोल दिया गया था, वो भी डोनर एग्स के साथ, सॉरी डोनर्स पम्प्स के साथ में, लेकिन ही वॉज नॉट रेडी फॉर द डोनर्स पम्प्स। तब वो आयुर्वेद में आया और हमने उसकी प्रकृति को एनालाइज किया। उसको बहुत ज़्यादा गट इश्यूज़ रहते थे, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर से बाहर रहता था और खाने का उसका कोई स्केड्यूल नहीं रहता था, जो भी मिला खा लिया। चाय का इंटेक उसका बहुत ज़्यादा था। तो सबसे पहले उसका निदान परिवर्जन कराया कि स्पाइसी फूड बंद करवाए, नॉन-वेज उसका बंद करवाया, चाय उसकी बंद करवाई और विरेचन प्लान किया। विरेचन प्लान किया और उसके बाद में शुक्रवर्धक हमने उसको चिकित्सा दी, रसायन चिकित्सा दी और मेजर हमारा फोकस उसकी गट हेल्थ पे रहा कि गट हेल्थ उसकी सही रहेगी तो रस धातु जहाँ पुष्ट होगी तो रस, रक्त, मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का वर्धन वहाँ से होता है। एंड ऑलवेज गिव एटलीस्ट 3 टू 6 मंथ्स का टाइम पीरियड टू द पेशेंट, क्योंकि 3 मंथ्स तो पहले अपने ट्रीटमेंट पे ही फोकस करिए। जब हम शोधन से शुरू करते हैं, ऑलमोस्ट इट टेक्स अराउंड, दीपन पाचन दिया, उसके बाद शोधन चिकित्सा करी, 15 टू 20 या 25 डेज़ का टाइम उसी में निकल जाता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ। उसके बाद जब हम धीरे धीरे रसायन चिकित्सा, शुक्रवर्धक देना शुरू करते हैं तो अनदर 2 मंथ्स। तो इसीलिए वैसे भी एक हेल्दी स्पर्म एंड हेल्दी एग का प्रोडक्शन जो है वो 90 डेज़ का टाइम लेता ही है। हमेशा पेशेंट को बोलिए जब भी आपके पास इस तरह के इश्यूज़ लेकर आते हैं तो 3 मंथ्स तो ट्रीटमेंट एंड आफ्टर 3 मंथ्स उनको बोलिए कि जैसी भी कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्लान करने के लिए बोलेंगे। उससे पहले आपने ट्राई भी नहीं करना, क्योंकि इन बिटवीन अगर ट्राई करेंगे, क्वालिटी 100% अच्छे में नहीं रहेगी तो कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, या तो मिसकैरेज हो सकता है या कोई और इश्यूज़ हो सकते हैं। इसीलिए 3 मंथ्स 100% कंप्लीट ट्रीटमेंट जिसमें शोधन, शमन, रसायन, इस तरह से जब हमने उनका प्लान किया उसके भी काउंट्स बहुत अच्छे बढ़ गए। वो 40 टू
40 to 45 मिलियंस में आराम से पहुंच गए। $50 मिलियंस काउंट्स उसके आगे। एक और केस है, वो हमारे पास आया था 35 इयर्स की एज में। उसको ओट्स का इशू था, ओलिगोएस्टिनोटेरेटोस्पर्मिया। उसकी प्रकृति वात कफज की तरफ थी। उसका हमने विरेचन प्लान किया, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे इस तरह के इश्यूज में मेल पेशेंट्स में विरेचन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। विरेचन के बाद हमने रसायन और शुक्रवर्धक उसको चिकित्सा दिया। 2 महीने तक जब हमने उसका ट्रीटमेंट किया तो उसके भी काउंट्स बढ़ गए। और इनकी वाइफ को भी एक्चुअली प्रॉब्लम थी। हमने हस्बैंड वाइफ दोनों को ही शोधन चिकित्सा करी, शोधन के बाद रसायन और शुक्रवर्धक करी। वाइफ में हाइपर एसिडिटी के इश्यूज थे, उसका हमने वमन करवाया, हस्बैंड का विरेचन करवाया और उसके बाद में उत्तर बस्ती वाइफ को भी दिया था। हस्बैंड को उत्तर बस्ती नहीं दिया क्योंकि सिर्फ इसी से उसके इश्यूज बैलेंस होने शुरू हो गए थे, शुक्रवर्धक से ही उसके काउंट्स अच्छे आ गए थे। वाइफ को हमने 1 राउंड उत्तर बस्ती दिया था। ऑलरेडी इससे पहले वो 1 या 2 राउंड्स ऑफ IVF करवा चुके थे, जिसमें कोई सक्सेस रेट नहीं मिला था। IUI भी करवाया था, बट आफ्टर 2 to 3 months of this treatment natural conception हुआ उनका, and she also delivered the healthy female baby। तो इतना पोटेंशियल हमारे आयुर्वेदिक पंचकर्म में, हमारे रसायन चिकित्सा में, हमारी शमन चिकित्सा में है कि अगर हम राइट वे से अप्रोच करते हैं, पेशेंट को समझ के करते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। यस, टाइम पीरियड वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कभी कभी कुछ पर्सन्स में टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, अगर एज ज़्यादा है या बहुत लंबे समय से वो उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। एंड अगर बहुत कम उसमें आ गया है एज ग्रुप में, या जल्दी हमें अप्रोच कर लिया है, तो वो टाइम जो है इंटरवल कम हो जाता है, लेकिन रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाउ वी ट्रीट द मेल इनफर्टिलिटी एंड सम ऑफ द कॉमन डिसऑर्डर्स, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। अब इनमें आपके जो जो डाउट्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ मेन डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं। मैम इसमें आपने बताया, जो ओट्स बताया था आपने, इसके अंदर तो सारा कुछ है, इसका लो रहेगा, मोर्टेलिटी हाँ, भी लो है उसकी, काउंट्स भी, पीएच इसका मोटेलिटी भी, नहीं है, मॉर्फोलॉजी, डिसबैलेंस हाँ, है। सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ। तो इसके अंदर हम्म स्टार्टिंग मेरे पास पेशेंट आया, क्रॉनिक पेशेंट है, तो उसको पहले हम्म दीपन पाचन दूंगा 7 दिन के लिए। हाँ, दीपन उसके बाद पाचन उसका आप, विरेचन प्लान कर दूं मैं। यस यस, दीपन पाचन आप पेशेंट के उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसा भी ठीक लगे, बट ठीक है। मिनिमम 5 से 7 दिन तो देना ही है। ठीक है, उसके बाद मैं उसका विरेचन प्लान कर लूंगा। विरेचन प्लान कर दीजिए। हाँ, संसर्जन क्रम के बाद मैम, जब संसर्जन क्रम खत्म हो जाएगा, मेरे को उत्तर बस्ती तब प्लान करनी है उसकी। यस, संसर्जन खत्म होने के, इनफेक्ट संसर्जन तो 5 to 7 डेज का ही होता है, मतलब पेशेंट 4 to 5 डेज भी फॉलो कर ले तो बहुत है। एटलीस्ट हाँ जी। उसके 8 to 10 डेज के बाद उत्तर बस्ती प्लान करिए, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी को रीजुविनेट होने दीजिए, ठीक क्योंकि है, तो इस एकदम से बीच में अगर मैम आप क्या मेडिसिन करेंगे। चलानी है? मेडिसिन तो पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग है ना, पेशेंट की एज क्या है? 35 एज है फॉर एग्जाम्पल, 35 से 35 है ना, 40 का एज हाँ। ग्रुप है। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी आती हैं, देखिए शुक्रजनक कषाय भी एक आता है, वो भी आप दे सकते हैं, व्यास का आता है। और शुक्रजनक में बहुत सारी हैं, आप पेटेंट देना चाहते हैं तो पेटेंट में दूतापेश्वर की बीज पुष्टि भी आती है, एक सांडू की विमफिक्स आती है, टेंटेक्स फोर्ट है, एडिजोआ है, चरक की, हिमालय की, कुछ भी दे सकते हैं, है ना। पेशेंट की प्रकृति को देख लीजिए, पेशेंट के अग्नि को देखकर विरेचन वैसे कर देंगे तो अग्नि तो ठीक हो ही जाएगी। तो आप इस तरह से, ऐसा नहीं कि एक ही दिन, या आप 2-3 का कॉम्बिनेशन करके भी दे सकते हैं, तो उसके बाद रिजल्ट्स मिलेंगे। एकदम से उत्तर बस्ती मत स्टार्ट करिएगा, 10-15 दिन के बाद ही उत्तर बस्ती की तरफ जाना। ओके। और इसके बाद मैम, अगर हम उत्तरवर्ती कर रहे हैं पेशेंट की, तो उत्तरवर्ती हम लोग में किससे करनी है? मतलब अगर हम सिर्फ तेल के साथ हनी और सेंधा लवण डाल रहे हैं, तो इन दोनों के साथ कर सकते हैं उसकी उत्तरवर्ती?
उत्तर बस्ती अभी हम कल डिस्कस करेंगे, उसमें बात करेंगे कि उत्तर बस्ती जो है मेल और फीमेल में क्या प्रोटोकॉल रहता है उत्तर बस्ती का, क्या क्या कॉमन मेडिकेशन कर सकते हैं। कल का हमारा टॉपिक उत्तर बस्ती रहेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? डाउट्स आप अपने, अगर बीच में भी कभी ऐसा लगता है कि कोई डाउट है तो अब परसों हमारा डाउट सेशन ही रहेगा, उसमें हम सारे डाउट्स को लेंगे जो भी हम अभी तक करते चले आ रहे हैं, तो परसों हम डाउट्स पे जो है वो ले लेंगे। कल हम उत्तर बस्ती पे डिस्कस करेंगे एंड संडे विल बी द लास्ट डे फॉर द डाउट्स। मैम, हाँ। अ, एक पेशेंट है जिसको एजोस्पर्मिया है, तो उसका एक टेस्ट इसमें हाइपोप्लास्टिक है और एक दूसरा वाला स्मॉल है, तो उसमें और वो कफ पित्त प्रकृति के है पेशेंट। और अभी ऐसा है कि मतलब बस्ती हम क्लिनिक में नहीं दे सकते, तो क्या हम घर पे प्लान कर सकते हैं? शोधन कराया क्या उसका? विरेचन कराया था, मतलब घर पे ही दिया था, घृतपान दिया था और फिर विरेचन किया कराया था। और उसके बाद अभी क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी कंडीशन मतलब बहुत बार रिपोर्ट्स कराया है लेकिन उनको 0 0 काउंट ही आया है, इसलिए। हॉर्मोन्स टेस्ट कराए? हाँ, वो एफएसएच थोड़ा बड़ा हुआ है, कितना? 17 आ रहा है, 17। 17 तो ठीक है, वो तो हम कर सकते हाँ, हैं। और बाकी 17। टेस्टोस्टेरोन और वो सब नॉर्मल है। ओके। एंड अल्ट्रासाउंड करवाया है? हाँ, वो कराया है, उसमें हाँ। वेरिकोसेल और हाइड्रोसेल वो कुछ नहीं है। ओके ओके। हाँ, तो फिर तो काम हो सकता है ना। बाकी आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा मेधे ऐड करिए, थोड़ा ओके उसमें शुक्रवर्धन को अच्छे से ऐड करिए, तो आई ओके। होप रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और बस्ती क्योंकि घर पे अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ नहीं करेंगे तो वो ठीक से नहीं होगा। ओके। अगर और अगर देनी है तो मतलब कौन सी को दे सकते हैं अभी? मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती, किसकी बात कर रहे हो आप? मतलब अभी लेखन बस्ती वगैरह देनी हो तो क्या दे सकते हैं उसमें? लेखन बस्ती तो फिर जैसे पेशेंट पित्त वाला भी है या कफ ज्यादा डोमिनेंट है, क्या है उसके कफ हिसाब से। डोमिनेंट है। कफ है तो हम्म। लेखन में तो त्रिफला भी दे सकते हैं, आप पंचकोल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पित्त है तो पंचकोल से बढ़ेगा, है ना। हाँ त्रिफला हाँ। वगैरह से आप दे सकते हैं। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, और मात्रा बस्ती देनी है तो? हेलो। हाँ हाँ सर। मात्रा बस्ती तो बेसिकली वात में ज़्यादा अच्छे से काम करती है, पोषण करना है या उसमें काम करती है, लेकिन हाँ अगर कफ का है, मेद संचय वगैरह है, तब तो लेखन ही काम करेगी, और लेखन में भी निरू बस्ती का ज़्यादा अच्छा इसमें रोल है। तो ओके निरू बस्ती ओके। तो फिर आप अपने आप खुद जब तक नहीं बनाएंगे तो घर पे तो कैसे ही लेगा पेशेंट। हाँ, वो है। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो मैम। हाँ जी। मैम, जैसे मेल में दो हार्मोन टेस्ट करवाते हैं, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, तो मैम क्या मेल में भी आवाज़ नहीं आ रही है। मैम अभी आवाज़ आ रही है? हेलो। मैम हाँ अब आ रही है। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मेल जो हार्मोन के टेस्ट होते हैं, एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, तो क्या एएमएच भी कराते हैं क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, एएमएच तो ओवरीज का है ना, इंटीमुलेरियन हार्मोन तो सिर्फ ओवरीज के सेल से प्रोड्यूस हो रहा है, एएमएच नहीं कराएंगे। एएमएच इज ओनली द ओवेरियन रिजर्व। ओके मैम, ना अभी एफएसएच, एलएच, प्रोलेक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, ये तीन चार करवाएंगे बस। मैम अभी ना मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन देखा था, श्री गंगाराम तुम्हारी हॉस्पिटल में था। आवाज आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो। ओके मैम। आवाज नहीं आ रही वर्षा। ठीक है मैम, अभी आवाज़ आ रही है?
और किसी का कोई डाउट? नहीं है तो कल उत्तर बस्ती करेंगे और परसों डाउट क्लास लेंगे, उसमें जो भी रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके देन, गुड नाइट। कल फिर से 9 या 9:30 जैसे ही मैं फ्री होंगी, मैं आधा 15 घंटा पहले टाइम